दोस्तों नमस्कार। जनधारा छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज शर्मा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ खबरों का सिलसिला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बलौदाबाजार, गरियाबंद, रायपुर और दुर्ग जिले में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। उनके निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सीएम बघेल बलौदाबाजार के सलोनी कला गांव पहुंचकर चंद्रनाहू समाज द्वारा आयोजित 76वें वार्षिक महाअधिवेशन में शामिल होंगे। यहां से रवाना होकर वे गरियाबंद के बोडरा बांधा गांव में आयोजित अखिल भारतीय गौड़ महासमाज अधिवेशन में शिरकत करेंगे, जिसके बाद रायपुर जिले के टीला चंपारण में छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी समाज द्वारा आयोजित वार्षिक राज्य सम्मेलन और दुर्ग जिले के तेली, गुंड्रा और परसदा में आदर्श विवाह एवं भक्त माता कर्मा जयंती के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। खैरागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस की जीत के 24 घंटों के भीतर खैरागढ़, छुई खदान और गंडई को जिला बनाने का वादा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया था और मतगणना समाप्त होने के बाद शनिवार की शाम उन्होंने खैरागढ़ को छत्तीसगढ़ का 33वां जिला बनाने की घोषणा कर दी है। साथ ही साल्हेवारा को पूर्ण तहसील और जाल बांधा को उप तहसील बनाने का भी उन्होंने ऐलान किया है। सीएम बघेल के इस घोषणा के बाद से क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर देखी जा रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 3.25 साल के कार्यकाल में अब तक 6 नए जिलों का निर्माण कराया जा चुका है। मैं आज ये मंच से घोषणा कर रहा था, यशोदा वाहन जीते हैं और मैं कह रहे खैरागढ़ के जनता ये विधायक बनाओ 24 घंटा भीतर में, 24 घंटा भी पूरा नहीं हुए सर्टिफिकेट के बजे ले 5:30-6 बजे ले ना के बजाते 3 घंटे के भीतर में खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिला बनाया के घोषणा करा दूसरा साल्हेवारा पूर्ण तहसील बनाया के घोषणा करा और जाल बांधा उप तहसील बनाया के घोषणा। खैरागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा को जीत मिलने के बाद कुछ ही घंटों के भीतर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस वार्ता लेकर कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा जो जन कल्याणकारी काम कराए गए हैं उसी का परिणाम है कि कुल 53% वोट कांग्रेस के पक्ष में मिले हैं। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा के नेताओं ने इसे सेमीफाइनल कहा था, जिसमें वो बुरी तरह से परास्त हुए हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि आगामी 2023 में हम चुनाव जीतेंगे। जहां तक कि खैरागढ़ की बात है, आप सबको पता है कि पिछले समय में जो चुनाव हुए थे उसमें हमको लगभग 31,000 वोट मिले थे। इस समय हम लोगों को जो मिला वो 87,000 से भी अधिक वोट मिला। इसका मतलब ये है कि पिछले चुनाव से 56,000 वोट हमको अधिक मिले। ये अपने आप में एक बड़ी घटना है। भारतीय जनता पार्टी पिछले समय 60,000 के आसपास, अभी 67,000। बचत 8 और प्रत्याशियों की सबकी जमानतें जब्त हुई। जनता ने स्पष्ट आदेश दिया है। छत्तीसगढ़ के सरकार ने जो 3-3.5 साल में काम किए हैं उस पर जनता ने मुहर लगाई है। जिला बनाना, तहसील घोषणा करना एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से जो किसान न्याय योजना है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी भूमि श्रमिक न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, फॉरेस्ट एक्ट के तहत पट्टा देना। खैरागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत हासिल हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुवाई में कांग्रेस ने यहां 20,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। कांग्रेस की ओर से यहां यशोदा वर्मा चुनाव लड़ रही थी, वहीं भाजपा की ओर से कोमल जंघेल चुनाव मैदान पर थे। पहले ही राउंड से कांग्रेस प्रत्याशी ने बढ़त बना ली थी, जो लगातार सभी राउंड में बरकरार रही। इससे पहले खैरागढ़ सीट पर JCCJ का कब्जा था, लेकिन इस उपचुनाव में जनता कांग्रेस के प्रत्याशी नरेंद्र सोनी अपनी जमानत
तक नहीं बचा सके। इसी नतीजे के बाद खैरागढ़ समेत राजनांदगांव जिला मुख्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ता जश्न में डूबे नजर आए। सीएम भूपेश बघेल का मुखौटा लगाकर कांग्रेस कार्यकर्ता जीत की खुशी में झूमते नाचते गाते हुए नजर आए। इस दौरान भूपेश है तो भरोसा है का नारा हर तरफ सुनाई दे रहा था। सबसे पहली तो मैं अपन खैरागढ़ विधानसभा के एक एक मतदाता भाई बहन ला बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ, जिन हाँ मोला खैरागढ़ विधानसभा के विधायक के रूप में चुने हैं और भारी बहुमत से विजय बना है। खले धन्यवाद देना चाहता हूँ। और छत्तीसगढ़ के हमारे मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी ला भी दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय मोहन मरकाम को ला भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और प्रभारी मंत्री ला धन्यवाद, पूरा मंत्रिमंडल ला मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। सारे विधायक गण हैं और जो प्रभारी के रूप में हमारे सहयोग करे के लिए हमारे भैया विधायक मन भी आ रही से वो मन ला भी दिल से धन्यवाद देना चाहता। पूरा कार्यकर्ता धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये जीत हम मोर जीत नो है, ये पूरा खैरागढ़ विधानसभा के एक एक मतदाता एक एक कार्यकर्ता के जीत है रे। देखिए जिला बनाए के मुद्दा भी काम करे है, ओकर से पहले किसान मन भी खुश रही से, जिन किसान के 25 रुपये में धान खरीदा रही से, कर्जा माफी करे रही से, भूमिहीन किसान ला 7,000 साल में देत रही से, ये भी काम करे है और जिला भी काम। इस उपचुनाव में कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की है। इस उपचुनाव के नतीजे पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि खैरागढ़ को जिला बनाने की घोषणा के चलते कांग्रेस की नैया पार। रिपोर्टर हो जाओ, इधर के ऐसा खैरागढ़ उपचुनाव के 16 चरण की गिनती करीब करीब पूरी हो चुकी है और जो नतीजे सामने आ रहे हैं 16,000 वोटों से कांग्रेस के प्रत्याशी इस चुनाव में आगे है। मुझे लगता है कि ये चुनाव का नतीजा एक प्रकार से प्रतीक के रूप में है कि एक विधानसभा को जीतने के लिए कैसे मुख्यमंत्री 29 बिंदुओं का घोषणा पत्र फिर से जारी करते हैं। किसी उपचुनाव में घोषणा पत्र जारी करते हुए पहली बार देखा गया और 3.5 साल के काम की कहीं ना चर्चा हुई, ना बातचीत हुई, ना कोई मुद्दे थे। ये पहली बार ऐसा हो रहा है छत्तीसगढ़ में कि सरकार अपनी उपलब्धि लेकर नहीं, सरकार अपने घोषणा पत्र लेकर 3.5 साल में वापस जा रही है। तो क्या ये 5 साल के बाद जो चुनाव होने वाले हैं उसमें ये कांग्रेस और कांग्रेस के लोग 90 विधानसभा को 90 जिला बनाने की बात सोच रहे हैं? क्योंकि जिले से उनकी बैतरणी पार होती दिख रही है। बाकी कोई इशू है, कोई मुद्दे खैरागढ़ में ना चर्चा में रहे, ना बातचीत में रहे, ना उसकी कोई चर्चा किया। तो ये अजीब स्थिति दिख रही है छत्तीसगढ़ में कि कांग्रेस के कार्यकर्ता इस बात के लिए परेशान थे कि उनके पास बोलने के लिए कोई इशू नहीं है, कोई मुद्दे नहीं हैं। और ये चुनाव का नतीजा मुझे लगता है कि ये जो चुनाव हुआ है वो बहुत अलार्मिंग है और आने वाले कल के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में खड़ा होगा। खैरागढ़ उपचुनाव का फैसला आखिरकार कांग्रेस के पक्ष में ही आया। चुनाव से ठीक पहले खैरागढ़ को जिला बनाने को लेकर किया गया वादा कांग्रेस का बड़ा दांव साबित हुआ है। पहले राउंड से बढ़त बनाने वाली कांग्रेस की यशोदा वर्मा ने 20,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। इस जीत के बाद खैरागढ़ से लेकर रायपुर तक जश्न का माहौल है। इस माहौल पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मतगणना की शुरुआत से ही भाजपा प्रत्याशी कोमल जंघेल मतगणना स्थल के अंदर ही बैठे बैठे सारा खेल देख रहे थे। जब 18 राउंड पूरे हो गए और उनको अपनी हार का पूरा यकीन हो गया,
तब वे धीरे से बाहर आए और मीडिया के सामने अपनी हार स्वीकार कर ली। लगे हाथ उन्होंने सरकार के सिर पर कई गंभीर आरोप भी मढ़ दिए, तो वहीं मामले की रही सही कसर भी पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने ये कहकर पूरी कर दी कि ये जीत जिला बनाने की घोषणा का नतीजा है। जनता ने जो निर्णय दिया वो स्वीकार है, क्योंकि खैरागढ़ विधानसभा में गवर्नमेंट के द्वारा, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा जिस तरह से चुनाव लड़ा, खुद के द्वारा 27 जगह सभा करना, फिर शराब का वितरण, पैसा का, साड़ी का, सारा चीज़ वितरण किया। उसके बाद मैं संघर्ष में था और मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी डट कर मुकाबला किए और इस मुकाबला में हम लोग पीछे हो गए। निश्चित तौर से हम जनता के निर्णय को स्वीकार करते हैं, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। इस छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की जो सरकार है, जिस ढंग से छत्तीसगढ़ में सरकार चला रही है, खैरागढ़ विधानसभा में जिस ढंग से उपेक्षा करके रखे, उस आंदोलन को हम आगे बढ़ाएंगे। मुझे लगता है कि ये चुनाव का नतीजा एक प्रकार से प्रतीक के रूप में है कि एक विधानसभा को जीतने के लिए कैसे मुख्यमंत्री 29 बिंदुओं का घोषणा पत्र फिर से जारी करते हैं। किसी उपचुनाव में घोषणा पत्र जारी करते हुए पहली बार देखा गया और 3.5 साल के काम की कहीं ना चर्चा हुई, ना बातचीत हुई, ना कोई मुद्दे थे। ये पहली बार ऐसा हो रहा है छत्तीसगढ़ में कि सरकार अपनी उपलब्धि लेकर नहीं, सरकार अपने घोषणा पत्र लेकर 3.5 साल में वापस जा रही है। तो क्या ये 5 साल के बाद जो चुनाव होने वाले हैं उसमें ये कांग्रेस और कांग्रेस के लोग 90 विधानसभा को 90 जिला बनाने की बात सोच रहे हैं? क्योंकि जिले से उनकी बैतरणी पार होती दिख रही है। बाकी कोई इशू या कोई मुद्दे खैरागढ़ में ना चर्चा में रहे, ना बातचीत में रहे, ना उसकी कोई चर्चा किया। तो ये अजीब स्थिति दिख रही है छत्तीसगढ़ में। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने इस जीत को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार के 3 साल के कामकाज पर लगी जनता की मुहर बताया। तो वहीं राजधानी के वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा ने कांग्रेस की इस जीत का विश्लेषण यह कहते हुए किया कि कांग्रेस ने एक तो महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारा, इसके साथ ही साथ उनको राजघराने का समर्थन भी प्राप्त था। कुल मिलाकर जिला बनाने की घोषणा को ही इस चुनाव में कांग्रेस की जीत का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। अलबत्ता कुछ लोग इसको मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 3 साल के बेहतरीन कामकाज से जोड़कर देख रहे हैं। सबसे पहले तो खैरागढ़ की महान जनता को कांग्रेस पार्टी की ओर से दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, दिल से आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी की नीतियां और हमारी सरकार माननीय भूपेश बघेल सरकार की नीतियों, उपलब्धियों, योजनाओं पे वहाँ की जनता ने विश्वास किया है। देखिए, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये शुरू से एक्सपेक्टेड था। कांग्रेस जब चुनाव लड़ रही थी तो आप देखिए कि उसने कई ऐसे काम किए हैं जो वो शुरुआती दौर से ही वो अपर साइड थे, वो चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे थे। कांग्रेस में ये फिगर के लिए लड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल फिगर के लिए लड़ रही थी। ये फ़र्क है बेसिक दोनों की चुनाव की लड़ाई में। लेकिन जिस प्रकार से महिला प्रत्याशी देना, उसके बाद राजघराने का समर्थन प्राप्त होना, भूपेश के अपने वादे हैं, भूपेश के अपनी रूरल इकोनॉमी के जो 3.5 साल के काम हैं, तो ये तमाम चीज़ें जिस तरीके से हो रही थी, इससे क्लियर कट था कि अपर हैंड पे है कांग्रेस और ये कांग्रेस चुनाव जीत जाएगी। चुनाव जीतना ही नहीं, एक ह्यूज मार्जिन से, एक बड़ी मार्जिन के साथ कांग्रेस आएगी, ये बात पहले से तय थी। जिस तरीके से फिर उन्होंने जिस तरीके से जिले की घोषणा की, वो नो डाउट कांग्रेस पार्टी का एक बहुत ही शानदार सोचा समझा कदम था, एक मास्टर स्ट्रोक भूपेश बघेल के द्वारा था। और जीत का यह जश्न सरगुजा जिले में भी मनाया गया है। जिला मुख्यालय अंबिकापुर में कांग्रेस समर्थकों द्वारा शहर के घड़ी चौक पर आतिशबाजी कर जीत का जश्न मनाया गया। कांग्रेस समर्थकों ने बताया कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रति खैरागढ़ की जनता ने आस्था व्यक्त की है। ये खैरागढ़ की एक बहुत बड़ी विजय है। ये सेमीफाइनल था, अब फाइनल 2023 में भी हम लोग को मिलेगा
हमारे प्रभारी मंत्री माननीय अमरजीत भगत जी पहले ही बोल चुके थे कि 20,000 से ऊपर वोटों से जीतेंगे और अगर नहीं जीतते हैं तो हम मंत्री पद से अपना रिजाइन दे देंगे, इस्तीफा दे देंगे। माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी कल बोल रहे थे कि मंत्री जी रिजाइन देने के लिए तैयार रहें। माननीय अमरजीत भगत बोले मैं रिजाइन दे दूंगा अगर मैं हार गया, हमारे कांग्रेस पार्टी वहां से हार गई तो, और नहीं तो आप लोग तैयार रहिए। बृजमोहन अग्रवाल जी को और रतन शर्मा जी को तत्काल अपने पद से रिजाइन देना चाहिए, विधायक पद से रिजाइन देना चाहिए। इस चुनाव में छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के प्रति खैरागढ़ की जनता ने आस्था व्यक्त किया है। ये जीत कांग्रेस की जीत नहीं है, यह जीत मजदूरों की जीत है, यह जीत आम किसानों की जीत है, यह गांव के जो व्यक्ति हैं, जो रहने वाले हैं, ये उन लोगों की जीत है। हनुमान जन्मोत्सव पर्व सारंगगढ़ के गढ़ चौक में लोगों द्वारा पूरे जोश और उत्सुकता के साथ मनाया गया है। इस अवसर पर मंदिरों में सुबह से ही पूजा पाठ हवन का कार्यक्रम हुआ। वहीं शाम को महाभंडारे का आयोजन रखा गया था, जिसमें 10,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। वहीं भक्तों के हुजूम को देखते हुए सारंगगढ़ थाना प्रभारी अपने पूरे स्टाफ के साथ ट्रैफिक व्यवस्था स्वयं संभालते हुए नजर भी आए। समिति हमारी जो है हनुमान जयंती समिति जो है, और अच्छे से मैंने इसको भंडारा का आयोजन किया गया है और पूजा पाठ भी अच्छे से किया गया है, और श्रद्धालुगण भयंकर भारी तादाद में आकर के प्रसाद का ग्रहण कर रहे हैं। ये विगत 19 वर्ष से लगातार मनाया जा रहा है और श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं, और एक हनुमान जी का विशेष समय कि यहाँ पर आशीर्वाद लोगों को मिलता है। और बीच में 2 साल कोरोना की वजह से भंडारा हम लोग नहीं कर पाए थे, पूजा तो ज़रूर हुई थी लेकिन भंडारा नहीं कर पाए थे। यहाँ लगभग 5 से 10,000 श्रद्धालु यहाँ प्रसाद ग्रहण प्रतिवर्ष करते हैं। आज दिनांक को पूरे सारंगगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत हनुमान जन्मोत्सव का कार्यक्रम विभिन्न जगहों पर आयोजित किया जा रहा है, और चूँकि यह बड़े पैमाने पर व्यापक आयोजन है और इसमें श्रद्धालुगण जो है बढ़ चढ़ करके श्रद्धापूर्वक हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए सड़कों में और अन्य विभिन्न जगहों पे काफ़ी भीड़ लगी हुई है। इसके लिए पुलिस पार्टी द्वारा जो है थाना सारंगगढ़ द्वारा बड़े पैमाने पर पुलिस व्यवस्था का किया गया है, जिसमें 2 पेट्रोलिंग पार्टी है एवं जो है लगभग 15 का स्टाफ जो है, जिसमें मैं स्वयं थाना प्रभारी विवेक पाटिल शामिल हूँ। मैं समिति गढ़ चौक सारंगगढ़ के तत्वाधान में यह भंडारा का आयोजन किया जाता है, और लगभग 2003 से यह भंडारा आयोजन संचालन है, और प्रति वर्ष और प्रति शनिवार मंगलवार को यहाँ कीर्तन भजन भव्य रूप से की जाती है। और ये दक्षिण मुखी हनुमान जी सारंगगढ़ में एक ही मंदिर है और यहाँ श्रद्धालुओं का काफ़ी ज़्यादा आस्था है। सन 2000 से यहाँ हनुमान मंदिर में भंडारे का आयोजन हो रहा है। अभी कोरोना काल में 2020-21 में वो स्थगित था, और 2 साल बाद हुआ है, तो श्रद्धालुओं में लोगों में भारी उत्साह है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज से हनुमान जी जन्मोत्सव के इस भंडारे में, महाभंडारे में हजारों की तादाद पे महिला और पुरुष सब आए हुए हैं। दुर्ग जिले में यूं तो बहुत से हनुमान मंदिर है, पर सबसे ज्यादा ख्याति अगर किसी मंदिर को मिली है तो वो है टाउनशिप भिलाई के सेक्टर 9 हॉस्पिटल परिसर में स्थित सिद्ध संकट मोचन श्री हनुमान मंदिर। हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाए जाने वाले हनुमान जन्मोत्सव के दिन यहाँ केवल भिलाई ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों से भी श्रद्धालुगण दर्शन करने आते हैं। मनोकामना पूर्ति को लेकर यहाँ श्रद्धालुगण हजारों की संख्या में पहुंचकर हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। वर्षों पहले भिलाई इस्पात संयंत्र के बनने के साथ साथ एक अदद हॉस्पिटल के निर्माण की प्रक्रिया भी यहाँ शुरू हो गई थी। उस दौरान अस्पताल के विस्तार को लेकर इस मंदिर को हटाने की आवश्यकता महसूस हुई, पर न तो किसी बुलडोजर से इसे हटाया जा सका और न ही किन्हीं अन्य उपकरणों से। फिर हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने भी इसकी शक्ति और महत्व को महसूस किया। सेक्टर 9 मंदिर में पिछले 6 वर्षों से रोज़ाना आती हूँ यहाँ पर और दर्शन करती हूँ, और यहाँ की प्रसिद्धि सालों साल में देख रही हूँ बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो मनोकामना हम करते हैं, मांगते हैं भगवान से, वो हनुमान जी पूरी करते हैं, और इसीलिए ये मंदिर अभी दुर्ग भिलाई शहर में आस्था का केंद्र बना हुआ है। मन से मनोकामना मांगते हैं वो पूर्ण होती है। हम लोग हर साल यहाँ आते हैं
आप देख सकते हैं यहाँ हज़ारों की तादाद में भीड़ है। यहाँ सब जो भी लोग हैं यहाँ पे आते हैं और सच्चे मन से मनोकामना मांगते हैं और पूर्ण होती है। सेक्टर 9 मंदिर में बहुत बड़ा भव्य आयोजन किया गया है हनुमान जन्मोत्सव का, और हर साल यहाँ बाकी जगह की अपेक्षा ज़्यादा ही बड़े तादाद में भक्तजन आके अपना मनोकामना पूर्ण करते हैं, और अभी भी हज़ारों की लाइन लगी है यहाँ पे। और यहाँ पे दिन प्रतिदिन यहाँ मेरा आना होता है। भिलाई में जब भी रहता हूँ मैं मंदिर ज़रूर पहुँचता हूँ। और इस मंदिर की जो खासियत है, ये मंदिर बहुत पहले यहाँ पे आमदी गांव हुआ करता था, और सेक्टर 9 अस्पताल बनाने के लिए उस गांव के जो भी थे उन्होंने इसको दान में दिया था इस जगह को। और जब ये अस्पताल बन रहा था उसी समय ये मंदिर भी इसमें प्रांगण में था, और इस मंदिर को हटाने का पुरजोर प्रयास किया गया। कई तरह के क्रेन बुलाई गई लेकिन इसको किसी तरह तो हटा नहीं पाए। और ये जो बजरंग बली का मंदिर है काफ़ी सिद्ध मंदिर है और छत्तीसगढ़ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। हनुमान जयंती के दिन भंडारा होता है। लाखों श्रद्धालु आते हैं भंडारे का प्रसाद पाने के लिए। लाखों श्रद्धालु आते हैं, आप खुद ही भीड़ देख लीजिए, इतनी भीड़ है। अगर इतनी बड़ी कृपा ना हो तो ये लोग क्यों आए यहाँ पे, और इनकी कृपा का बखान किया नहीं जा सकता। एक घर इनका हनुमान जी का अयोध्या में घर है और दूसरा यहाँ पे, बाकी और कहीं हमने देखा नहीं। इधर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य पूरी गति पर है। मंदिर निर्माण के साथ ही वहां कई तरह के विकास कार्य चल रहे हैं। इनके दर्शन के लिए हर रोज यहां सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आइए अयोध्या से देखते हैं आज की जनधारा के प्रधान संपादक सुभाष मिश्र की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, हम इस समय अयोध्या में हैं और अयोध्या दरअसल लगातार हमने अपने अपने राम और राम को लेकर हम लगातार बात करते रहे हैं। और चूंकि राम घट घट में है, राम अंतर्यामी है, राम जीवन मरण है, जीवन शैली है, तो ऐसे राम का एक मंदिर यहाँ बनने जा रहा है। और उस मंदिर के लिए जो राजस्थान से पत्थर आए हैं, जो उसकी यहाँ झांकी तैयार की गई है, वो सारे यहाँ पर पत्थर रखे हैं। ये जो आप मेरे चारों तरफ पत्थर देख रहे हैं, ये सारे पत्थर जो हैं ये भगवान राम के मंदिर के लिए तैयार किए गए हैं, लाए गए हैं राजस्थान से। यहाँ से ये वर्कशॉप से ये पत्थर अब मंदिर की ओर जो है ले जाए जा रहे हैं, और यहाँ से लोग बड़े संख्या में इनको देखने के लिए एकत्र होते हैं। भगवान राम के नगर अयोध्या में उनका भव्य मंदिर का निर्माण कार्य जारी है। राजस्थान और कर्नाटक से लाए गए पत्थरों पर बारीक नक्काशी कर इस मंदिर को स्थापत्य कला के नजरिए से भी अनूठा बनाया जा रहा है। एक और मंदिर के विभिन्न हिस्सों का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। वहीं इसके बाहर भी सड़कों के चौड़ीकरण का काम भी जारी है, जिससे भगवान राम की नगरी की भव्यता और वैभव लोग महसूस कर सके। करोड़ों भक्तों को कौतूहल है कि आखिर श्री राम का मंदिर किस तरह बनाया जा रहा है और बनने के बाद आखिर ये कैसा दिखेगा। राम दरबार के नाम से जाना जाता है। जानकी घाट यहाँ कहते हैं गाइड की सीता माता की डोली आई थी। चूँकि हम मिथक कथाओं के साथ में जुड़े हुए हैं, तो हम इन चीज़ों को देख रहे हैं। लोग बड़े पैमाने पे देखने आ रहे हैं और जगह जगह से लोग देखने यहाँ आते हैं। तो ये हाँ बिल्कुल। तो अभी हम जा रहे हैं राम दरबार में। इसी के मद्देनजर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने मंदिर का 3D वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में यहाँ होने वाले कार्यों को बेहद नजदीक से दिखाया गया है। हर एंगल से इसकी भव्यता और बारीक कारीगरी को दर्शाया गया है। मंदिर के ग्रंथों में जिक्र राम जन्मभूमि की तर्ज पर ही एक एक स्थान को विकसित करने की कोशिश की जा रही है, जिससे यहाँ आने वाले लोगों को मर्यादा पुरुषोत्तम के दर्शन के साथ ही उनके महल की तमाम चीजों का अनुभव हो सके। कोरोना संकट और अन्य मुश्किलों की वजह से पिछले 2 साल से काम की रफ्तार भले ही धीमी रही हो,
लेकिन ट्रस्ट को पूरा विश्वास है कि साल 2023 तक भक्त नए मंदिर में बने मूल गर्भगृह में रामलला का दर्शन कर पाएंगे। निर्माणाधीन मंदिर के आसपास इस स्थान की महिमा का वर्णन करती कई तस्वीरें लगाई गई हैं। वहीं विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल और अन्य नेताओं की तस्वीरें भी कार सेवा करते नजर आ जाती है। इस स्थान पर आकर आप एक साथ रामायण काल और मानस में वर्णित अयोध्या को भी महसूस करेंगे। वहीं पिछले 25 वर्षों में यहाँ हुई घटनाओं की याद भी आपको आ ही जाएगी। ये घंटा है जो कि मंदिर के बाहर लगने वाला है और ये बहुत ही भारी घंटा है और मंदिर का एक जो मॉडल बनाया गया है, जैसा मंदिर दिखेगा वो मॉडल ये वाला है, जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भविष्य में जो मंदिर बनेगा वो मंदिर इस तरह से दिखाई देगा। तो अभी हम पूरे अयोध्या में घूम रहे हैं और रामलला की जो तैयारी हो रही है, जो उनको स्थापित करने की, अयोध्या दर्शन सरयू नदी देखे बिना अधूरा है। इस नदी के तट के बाहर खूबसूरत ढंग से विकसित किया जा रहा है। यहाँ बोटिंग के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। ये सरयू नदी है और हम सरयू नदी के दो पुलों के बीच में से गुजर रहे हैं। लगता है कि जब भगवान राम इस धरा पे रहे होंगे तो उनके साथ जो कुछ बचा रहा होगा तो ये सरयू नदी बची रही है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो नष्ट होती गई। और ये भी कहा जाता है कि सरयू ने भी कई बार अयोध्या को डुबाया है, पर अभी सरयू यहाँ अपनी वेग से बह रही है। सरयू नदी का ऋग्वेद में भी उल्लेख है। पद्म पुराण में भी सरयू नदी के महत्व को बताया गया है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री राम ने सरयू नदी में स्वयं की इच्छा से समाधि ली थी। कालिदास के रघुवंश में राम सरयू को जननी के समान ही पूज्य कहते हैं। इस तरह भगवान राम की जन्म स्थली को फिर से पुराना वैभव देने की कोशिश हो रही है। इसी तरह का प्रयास भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में भी किया जा रहा है। राम, सीता और लक्ष्मण ने वनवास का बहुत लंबा वक्त छत्तीसगढ़ में बिताया है। उन्हें संजोने और विकसित करने का काम राम वन गमन पथ प्रोजेक्ट के रूप में भूपेश सरकार कर रही है। उम्मीद है कि इन स्थलों को देखकर लोग अपने विरासत से जुड़ेंगे और भगवान राम का मर्यादित जीवन उन्हें बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 28वीं कड़ी का प्रसारण आज हुआ। आज के प्रसारण में सीएम बघेल ने नवा छत्तीसगढ़ नवा बजट इस विषय पर प्रदेशवासियों से बातचीत की है। इस दौरान रायपुर सहित प्रदेश के अनेक स्थानों पर लोगों ने स्टॉल लगाकर लोकवाणी का श्रवण भी किया। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की सक्रियता लगातार बढ़ती नजर आ रही है। लगातार एक के बाद एक नेता छत्तीसगढ़ में आकर यहां के मौजूदा हालातों और जरूरतों पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और छत्तीसगढ़ में जन्मे डॉक्टर संदीप पाठक रायपुर पहुंच रहे हैं। माना जा रहा है कि आप इस बार संदीप पाठक के चेहरे पर ही छत्तीसगढ़ में दांव लगाने जा रही है। राजधानी रायपुर में डॉक्टर पाठक, गोपाल राय और संजीव झा एक साथ संयुक्त प्रेस वार्ता भी करने वाले हैं। टोपी ले आइएगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़।